धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देता हूं 9 खबरें और पढ़ देता हूं 10 खबरें, कभी कभी बोल देता हूं कि 7 खबरें और पढ़ता हूं सारी ही 6 खबरें। हो जाती हैं, बर्दाश्त कर लिया कीजिए। धाकड़ है, देसी सा स्टाइल है, देसी सी खबरें हैं, देसी सा पत्रकार है और आप लोग भी सीधे देसी खुरपा आदमी हैं जो झेल लेते हैं धाकड़ खबर को। चलते हैं पहली खबर की तरफ। 2 दिन की सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भाई कौन कह सकता है जज के विवेक पे कोई सवाल खड़ा कर सके? ना जी, कोई नहीं सवाल कर सकता। चीफ जस्टिस की बेंच पिछले 2 दिन से यानी कि सोमवार से और मंगलवार से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। आज मंगलवार है, सुनवाई कंप्लीट कर ली गई। पहले कहा गया कि लंच के बाद फैसला सुनाएंगे, लेकिन लंच के बाद कहा गया ना जी, हम तो ना सुनाते, हम तो 24 तारीख को सुनाओगे, कोई कुछ कर लेगा हमारा। आज 21 तारीख है, 2 दिन बीच के रखे गए, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। पिछले 2 दिन से सुनवाई चल रही थी और उससे पिछले से अगर जोड़ दें तो लगातार 4 दिन से सुनवाई चल रही थी। पहले दिन सिंगल बेंच के सामने मामला पहुंचा, उसने डबल बेंच को सौंप दिया। अगले दिन डबल बेंच से सुना, कहा कि 20 तारीख को सुनेंगे, 20 तारीख को सुना कि फिर 21 को सुनेंगे, 21 को आज सुना तो कह दिया कि भैया सुन तो लिया पर फैसला 24 को सुनाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया। आपको पता है राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच विवाद चल रहा है और उसके बाद ये मामला इसलिए हाईकोर्ट में पहुंचा क्योंकि स्पीकर जो सीपी जोशी हैं उन्होंने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया उनकी सदस्यता समाप्त करने वाला। अब वो जवाब देंगे, उसी की बात हो तो उनकी सदस्यता समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सचिन पायलट इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने 4 दिन एंटरटेन किया। भाई साहब, लोग बता रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब जावे, हमारी पिटीशन जब जावे, 5 मिनट भी जज ना सुनता, फाइल खोल के भी ना देखता, उठा के न फेंक दे, चल भाई खारिज कर दी। लेकिन भाई साहब कमाल की चीज़ है, यहाँ अभी बर्खास्त भी नहीं हुए विधायक, उससे पहले जज ने 2 दिन सुना और डबल जज सुन रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कानपुर की सीजेएम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें आपको, जो प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय है ये विकास दुबे का साथी बताया जा रहा था। जब विकास दुबे फरीदाबाद में दिखाई दिया तो बताया गया कि प्रभात मिश्रा उसको लेकर वहाँ तक पहुँचा था और उसको छोड़ने के बाद ये वापस वहाँ से आ रहा था, लेकिन उसी दौरान एसटीएफ ने छापेमारी की और इसको पकड़ लिया, जबकि विकास दुबे वहाँ से फरार हो गए। इसके साथ 2 लोग और पकड़े गए थे, एक अंकुर एक गणेश, वो दोनों वहीं जेल में बंद है। इसको पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे लेकर कानपुर आ रही थी, तभी रास्ते में बताया गया कि कार का पंक्चर हो गया पनकी के आसपास, जो कानपुर का इलाका पड़ता है। वहाँ पर पुलिस ने कहा कि भाई साहब ये हथियार छीन के भाग रहा था हमारे से। हमने कहा थम जा, नहीं थमा, हमने गोली मार दी, मर गए हो। बाद में पता चला एनकाउंटर के ये तो 16 साल का बालक है, यानी कि नाबालिग है, तो नाबालिग का एनकाउंटर कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। मामला सीजेएम कोर्ट में पहुंचा, सीजेएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई, कहा गया देखिए नाबालिग है, उसको मार दिया गया। तो सीजेएम ने अब मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सोनाली पूनिया को सौंपी गई है। अब देखते हैं वो कितने दिन में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर देगी। हालांकि साथ ही कोर्ट ने कहा है, सीजेएम कोर्ट ने, कि जिसके पास भी जो तमाम चीज़ें हैं वो इनके ऑफिस में इनके पास जमा करा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर से मिली मूर्तियों को संरक्षण करने वाली पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और साहब खारिज ही नहीं किया, जो पिटिशनर थे ना दोनों पे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी धर दिया। अच्छा भाई तुम आए थे हमारे से मूर्तियों की संरक्षण करवाने के लिए, मूर्तियों को सुरक्षित रखवाने के लिए, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाओ, तारी हिम्मत कैसे हुई, आए कैसे हो यहाँ पे पिटीशन लेके? ये कहते हुए इनकी पिटीशन को खारिज किया। ये दोनों लोग बताया जा रहा है बिहार के गया के रहने वाले हैं और दोनों ने अलग अलग पिटीशन दाखिल की थी। बता दें आपको, जो वहाँ से इस वक्त धरती को समतल करने के दौरान जो मूर्तियां बरामद हुई हैं, जो स्ट्रक्चर बरामद हुए हैं, जो पिलर्स बरामद हुए हैं, उस पर बौद्ध समाज के लोग या बौद्ध समुदाय के लोग जो है अपना दावा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को संरक्षित करके रखा जाए, चाहे सुरक्षित करके रखा जाए और मामला जब कोर्ट में चले तो इन तमाम चीज़ों को सबूत के तौर पे शामिल किया जाए। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे मस्जिद तो थी जैसी थी, मंदिर नहीं था, और जो तमाम चीज़ें मिली हैं वो इस बात के गवाह हैं कि वहाँ पे बौद्ध जो है मंदिर था। ये कहते हुए उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल की, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस किशन
मुरारी की बेंच ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने आर्टिकल 32 के तहत ये पिटीशन यहाँ पे दाखिल की, जबकि इस मामले में 5 जज साहिबान फैसला सुना चुके हैं। क्या आप उन 5 जज साहिबान का फैसले को पेंडिंग डलवाना चाहते हैं, रुकवाना चाहते हैं? और ऐसे मामले को लेकर आप यहाँ आखिर आ कैसे गए? बहुत सख्त टिप्पणियाँ की हैं, उनके पिटीशन को खारिज कर दिया। तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल हैं देश के, वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा साहब इन पे पेनल्टी ज़रूर लगाओ। अच्छा जी, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अदालत ने बात मान ली, 1 लाख रुपए की इन पे पेनल्टी भी धर दी और कहा कि 1 महीने के भीतर पेनल्टी का सारा पैसा यानी कि जुर्माने की रकम जो है वो जमा करवाइए, नहीं आगे का एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में कोशिश करेंगे किसी पक्षकार से बात करने की जो बहुत समाज से जुड़ा हुआ हो और कुछ और चीज़ें आपके सामने लाने की। आपकी जानकारी में कोई हो तो धाकड़ खबर को आप लोग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कॉलेजियम पैनल में आर भानुमति की जगह लेंगे यूए ललित। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की एक जज साहिबा आर भानुमति रिटायर्ड हुई हैं। उनकी जगह जो है कॉलेजियम में जस्टिस यूयू ललित लेंगे। अब आप कहेंगे भाई ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये तो बता दो। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच होती है, एक तरीके का पैनल होता है, या एक पूरा एक सिस्टम होता है जो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजता है। सरकार के पास अधिकार होता है कि एक बार वो जो सिफारिश आई है उसको वापस भेज दे, लेकिन दूसरी बात अगर कॉलेजियम भेज देगी तो सरकार को वो नियुक्ति करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। हालांकि मोदी सरकार जब से 2014 में आई है वो चाहती है कि एक न्यायिक आयोग बना दे और उसके जरिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति वो खुद करे, लेकिन कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का इसे अपने हाथ में रखना चाहता है। इन दोनों के बीच द्वंद्व दिखाई देता रहता है, लेकिन अभी हाल के दिनों में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कॉलेजियम जो है उस पर हावी पड़ रही है सरकार, क्योंकि कॉलेजियम ने सिफारिश की कि अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो। नहीं बनाया, 1 बार भेजा नहीं बनाया, 2 बार भेजा नहीं बना। गुजरात के कुछ वकील पिटीशन लेके आ गए कि साहब अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया जरा, फिर भी सरकार ने जवाब दिया, फिर भी नहीं बनाया। तो वो कॉलेजियम जो है वो अपने आप में खुद ही खुश हो रहे हैं जज साहिबान के इनकी सुनी जा रही है और इनकी सुनी नहीं जा रही। पर यह भी समझ लीजिए कि इस पैनल में फिलहाल कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे हैं, उनके अलावा एन वी रमन्ना हैं, और उनके अलावा अरुण मिश्रा हैं, और उनके अलावा आर ए नरीमन हैं, और अब उनकी जगह आर जो भानुमति रिटायर्ड हुई हैं वो लेंगे यू ललित। बता दें आपको, जब बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू हो रही थी उस वक्त जस्टिस यू ललित के नाम पे बवाल हुआ, क्योंकि किसी ज़माने में इन्होंने कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनकी वकालत की थी, लेकिन अब ये कॉलेजियम में शामिल हो रहे हैं तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें भी नहीं है। हम तो आपके सामने खबर धर रहे हैं, जिसे ऐतराज़ होगा जब हमारे सामने वो चीज़ आएगी हम भी आपके सामने धर देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की पिटीशन पर सुनवाई कंप्लीट होगी, ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पता नहीं ये फैसला दिया कब जाएगा। बता दें आपको, दिल्ली में हुए दंगों के मामले में कांग्रेस की निगम पार्षद रही इशरत जहां को जेल में डाल रखा है। 10 दिन की उनको जमानत दी गई थी, उस दौरान उनका निकाह हुआ, शादी हुई, उसके बाद फिर से उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जब जमानत के लिए अर्जी लगाई तो निचली अदालत में पहुंची पुलिस ने कहा कि अभी हमारी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, बाहर जाके सबूतों से गवाहों से छेड़छाड़ कर सकती है और हमें 60 दिन का वक्त दे दिया जाए। अदालत ने 60 दिन का वक्त दे दिया। इस फैसले के खिलाफ ये पहुंच गई हाई कोर्ट और इन्होंने हाई कोर्ट जाके कहा कि ये लोकतांत्रिक और मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जांच के नाम पर मुझे जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। दिल्ली पुलिस भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया, कहा कि साहब ऐसी पिटीशन को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं, इनको तो सिरे से खारिज कर दीजिए। और जाँच के लिए जो निचली अदालत ने समय दिया है उसमें कुछ गलत नहीं है और एजेंसी ने जो समय मांगा यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो समय मांगा उसमें भी कुछ गलत नहीं है। दोनों की बहस कंप्लीट हो गई। दोनों की बहस कंप्लीट करने के बाद जज साहब ने कहा ठीक है भाई, फाइल बंद कर दो, फैसला सुनाएंगे, अभी फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। इसी दौरान सरकारी वकील जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने कहा साहब एक चीज़ ध्यान रखना, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ही एक फैसला सुना चुकी है। शर्जील इमाम भी यहाँ पहुँचा था, उसने कहा जी निचली अदालत ने कैसे टाइम बढ़ा दिया मेरे मामले में जाँच का, उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो वही सेम मामला यह है, इसको भी खारिज किया जाना चाहिए। अब देखेंगे क्या इसको भी खारिज किया जाएगा या यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो एक अलग नज़ीर कायम करेगा। मैंने पहले भी आपसे बुलेटिन करते हुए कहा था कि शर्जील इमाम की जो आज पिटीशन खारिज हुई है ये इशरत जहां के मामले में नज़ीर के तौर पर पेश की जाएगी और वही हुआ।
प्लेटफॉर्म तो छोटा सा है, धाकड़ खबर, लेकिन खबर वो बतावे जी, आपको बता ना सकता भोंपू मीडिया कोई भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जुर्माना लगाकर कोर्ट ने एक बार फिर 2 देशों के 121 जमातियों को आरोप मुक्त कर दिया, यानी कि उनको बरी कर दिया, उन पर जो भी चार्जेस लगे हुए थे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फिर से एक बार 5-5 हज़ार रुपये का महज 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर 2 देशों के 121 जमातियों को आरोप मुक्त कर दिया। इसमें बांग्लादेश के 79 यानी कि 79, 69, 79, 89, जब बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़ा करते थे ना हिंदी वाले में, तो पूछा करते थे बता भाई 69 ज़्यादा है, 79 ज़्यादा है, 89 ज़्यादा है, कन्फ्यूज हो जा रहा था, बड़ा समझ ही नहीं पावे था, तो इसलिए मैं 79 भी बोल दे रहा। 79 जो हैं इसमें बांग्लादेश के हैं और किर्गिस्तान के 42 जमाती हैं। इन सब को आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाकर कोर्ट जो है बहुत सारे जमातियों को बरी कर चुकी है। अभी तक दिल्ली से ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है जिसमें इनको ऐसी सज़ा सुनाई गई हो कि इनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अब क्या करें, जो भोंपू मीडिया उस वक्त हल्ला मचा रहा था, जो भाजपा वाले उस वक्त हल्ला मचा रहे थे, यानी कि आरोपों में इतना दम भी नहीं है कि कोर्ट में जाके वो इतना टिक सकें कि अदालत इन पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई कर सके कि भाई इन्होंने ऐसा अपराध किया है, जेल में डाला जा सके। अपराध ऐसा है ही नहीं। 5,000 का, 7,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का जुर्माना लगा के अदालत इनको आरोप मुक्त कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी सरकार ने आखिर कैसे वापस ले लिए राजा भैया पर दर्ज मुकदमे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज साहिबान ने जब ये पूछा तो लगा कि यूपी सरकार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी सी कोर्ट में गए और जाके कहा माई बाप हमने कोई मुकदमा वापस ना लिया, 47 के 47 मुकदमे थे दर्ज हैं इनके खिलाफ, ये कहा। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कोर्ट को ये पूछना क्यों पड़ा, कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट की नॉलेज में मामला कैसे आया कि राजा भैया पे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो कुछ तो चल रहा था, अदालत ने पूछ लिया तो अब जाके कहने लगे ना जी हम तो वापस ना ले रहे। आपको पता है 2022 में चुनाव होने वाला है। ठाकुर जाति से आने वाले राजा भैया जो प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से 9 बार के बताया जाता है MLA हैं और नाम उनका है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्हें मायावती ने कहा था कुंडा का गुंडा और अच्छी खासी बैंड उनकी बजाई थी, उन्हें जेल में भी डलवा दिया था। उनके घर से बताया गया कि उन्होंने जो तालाब है उसमें मगरमच्छ पाल रखा और आदमी को लाके उसमें डाल देते। पता नहीं कैसी कैसी स्टोरियाँ उस ज़माने में आती थी। अब इन्होंने हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव से पहले जनसत्ता दल करके एक पार्टी भी बनाई है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मामला जैसे ही आया वैसे ही सरकार पलट गई और उसने कहा ना जी हमने तो कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। लेकिन आप इसको समझिए, आने वाला 2022 का लोकसभा चुनाव ठाकुर जाति के बड़े नेता राजा भैया को शायद कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही थी। बता दें आपको राजा भैया पर देवरिया के CO यानी कि DSP ज़ियाउल हक की हत्या का आरोप है और कई सारी और हत्या के आरोप हैं, हत्या के प्रयास के आरोप हैं, किडनैपिंग के आरोप हैं और भी कई संगीन धाराओं में 47 मुकदमे दर्ज हैं। भैया विधायक जी हैं, मुकदमे दर्ज हैं, होने दीजिए। इनका नाम विकास दुबे नहीं है। ब्राह्मणों का कहना ठीक है कि उत्तर प्रदेश में चुन चुन के उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, वरना तो इन पे भी DSP की हत्या का तो आरोप है ही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको थोड़ा गंभीरता से सुनिए, कॉमेडी वाले स्टाइल में आपके सामने नहीं रखूंगा। 35 साल पुराने राजस्थान के एक मामले में उत्तर प्रदेश के मथुरा की कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। आज अदालत ने 11 पुलिस वालों को दोषी करार दे दिया, 3 पुलिस वालों को बरी कर दिया। अब आप कहेंगे भाई दोषी भी करार बता रहा, बरी भी करार बता रहा, लेकिन ये तो बता मामला क्या है। तो मामला बताया जा रहा है 20 फरवरी 1985 का, यानी कि करीब 35 साल पुराना मामला है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरतपुर की डीग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजा मानसिंह ने अपनी जोंगा कार से, जानते होंगे ना जोंगा कार, गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, आ जाएगी। बड़ा मज़ा आता है जोंगा कार देखने का, मुझे भी बड़ी पसंद है। सोचता हूँ एक जोंगा कार हो, उसमें बैठ के घुमा जाए शाम के टाइम, ठीक है, चला जाए इलाके में को। तो उस वक्त के जो CM हैं शिवचरण माथुर, उनके हेलीकॉप्टर में टक्कर मारकर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद ठीक अगले दिन 21 फरवरी को राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ठोंक दिया था। इस मामले में राजा मान सिंह के दामाद ने डीग थाने में FIR दर्ज कराई। साथ ही ये मामला पुलिस ने भी दर्ज किया एनकाउंटर का। दोनों FIR दर्ज हो जाने के बाद ये मामला CBI के पास पहुंचा। CBI ने इस मामले की जांच की। जयपुर की अदालत में मामला शुरू हुआ, लेकिन 1990 में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को राजस्थान से हटाकर उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। 35 साल बाद
इस मामले में सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है। सुनवाई करने के बाद 11 पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से एक डीएसपी यानी कि सर्किल ऑफिसर कान सिंह भाटी भी है और उसके अलावा 10 पुलिस वाले और हैं। 3 पुलिस वालों को बरी कर दिया है। बुधवार को यानी कि कल हो सकता है अदालत इस मामले में फैसला सुना देगी। बहुत बड़ी खबर है, इस पर बड़ी विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए इनकी बेटी दीपा सिंह ने लंबी लड़ाई लड़ी है और वो जब दोषी ठहराया गया उस वक्त भी बताया जा रहा है कोर्ट में मौजूद थी। हम लोगों की नज़र रहेगी मथुरा की कोर्ट पर। कल जैसे भी फैसला आएगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों को अपनी वहशत का शिकार बनाने वाला ब्रजेश ठाकुर हाई कोर्ट पहुंच गया और भाई साहब वहां पे जो उसने जो दलीलें दी हैं वो बड़ी कमाल की दलीलें हैं। उसका कहना है कि साहब मुझे 20 जनवरी 2020 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेरे समेत 19 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, 32,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। चलो मान लेते हैं सब ठीक किया, लेकिन कोर्ट की जो प्रक्रिया थी, जो कार्रवाई चली, वो ठीक ढंग से नहीं चली। हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, ना ही मेरा पोटेंशियल टेस्ट कराया गया। क्या मैं बलात्कार करने के लायक हूँ या नहीं, उसी की भाषा में बता रहा हूँ। लुके छुपे अंदाज में समझना छोड़ दीजिए, सीधा सीधा बात कीजिए। बता दें आपको, बलात्कार के मामले में आरोपी का पोटेंशियल टेस्ट कराना ज़रूरी होता है कि क्या वो बलात्कार करने में सक्षम है या नहीं। इसका कहना है ब्रजेश ठाकुर का, जो पेशे से पत्रकार है। एक पत्रकार यहाँ पे ये सेक्स रैकेट चला रहा था शेल्टर होम में, एक पत्रकार वहाँ मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है, जो हनी ट्रैप वाला मामला जो मिला है वहाँ भी एक पत्रकार इन्वॉल्व है। तो पत्रकार जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। और ब्रजेश ठाकुर तो ऐसा अखबार चला रहा था जो छपता ही नहीं था, लेकिन उसके नाम पे लाखों रुपए का विज्ञापन ले रहा था। ठीक है, यहाँ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। 10-12 साल कर रहे हैं, आपके सामने भी 3-4 साल से नौटंकी ड्रामा कर ही रहे हैं, तो मिल कुछ नहीं पा रहा है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और बहुत कुछ इन लोगों को मिल जा रहा है। मध्य प्रदेश वाला भी ऐसे ही मज़े काट रहा था, ये भी ऐसे ही मज़े काट रहा था। तो इसका कहना है कि पुलिस ने तो कराया ही नहीं वो टेस्ट, पोटेंशियल टेस्ट मेरा पुलिस ने तो कराया ही नहीं। कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया कि भाई इसका पोटेंशियल टेस्ट क्यों नहीं कराया। अब इस मामले को लेकर ये हाईकोर्ट पहुंचा और इसने कहा कि पूरी जो प्रक्रिया है वो ही सवालों के घेरे में है। वो प्रक्रिया यानी कि पूरा का पूरा जो ट्रायल है वो नए सिरे से होना चाहिए, इसने मांग की। अब देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेगा, क्या फैसला सुनाएगा, क्या इसको राहत देगा या इस पर जो सज़ा लगी है वो सज़ा जारी रहेगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुरखते हुए अवलोकन मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।